अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब भी किया है जिन्होंने, और वो लोग भी जो कमेंट्स करते हैं, एडवाइस करते हैं, हमारी गलतियों को भी पकड़ते हैं और हमें सही बात भी बताते हैं। और उन सबका भी शुक्रिया जो हमारे कोशिशों को, हमारी मेहनत को एप्रिशिएट करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और आज की न्यूज़ की तरफ। जैसा कि कल आपने एक वीडियो देखी थी मेरी, जिसमें अब्दुल रज़्ज़ाक जो हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने बदतमीज़ी की थी, उन्होंने एक फ़िज़ूल किस्म की बातें की थी ऐश्वर्या राय के बारे में। और यकीनन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया और कहा ये गया कि जी शाहिद खान आफरीदी जो उस वक़्त उस वीडियो में, जो कि पहली वीडियो थी जिसमें अब्दुल रज़्ज़ाक ये सब बातें कर रहे थे, उसमें बैठकर हँस रहे थे, दाँत निकाल रहे थे, ताली बजा रहे थे, वाह-वाह कर रहे थे। जी हाँ, शाहिद खान आफरीदी के बारे में कहा गया कि उन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक से कहा कि उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन से माफ़ी माँगनी चाहिए, इनको कहा गया रज़्ज़ाक को, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब को। देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ख़ैर एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की अपनी माज़रत। लेकिन क्या ये माफ़ी माँग लेने से उनकी कही हुई बात के असर ख़त्म हो जाएगा, या उनकी जो एक ज़हनियत, उनकी जो एक मेंटालिटी सामने आई है, जो सोच वो रखते हैं और उनके जैसे दूसरे क्रिकेटर्स हमारे रखते हैं, जो जब भी कोई उनके पास खेलने के लिए आता है उनके साथ, तो वो उसको मज़हब पढ़ाने लगते हैं, कलमा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सोच बदल जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की? पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है, क्या वो ये सोच अपनी बदल पाएँगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। आपने देखा ही कि यूसुफ योहाना जो हैं, उनको जो है मोहम्मद यूसुफ बना दिया गया। उसके बाद उन बेचारे ने कलमा पढ़ा, तब जाके वो इस काबिल रहे कि वो क्रिकेट खेल सकें। कई दूसरी कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स के भी नाम आए जिनको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बार-बार इस बात के ऊपर इसरार किया कि जी वो जो है उस बात पे ज़ोर दे के उनको कहा कि जी वो कलमा पढ़ लें और वो मुसलमान हो जाएँ, इस किस्म की बातें की गई। मगर खैर हर कोई तो इस बारे में नहीं आता है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको अब ध्यान अपना सारी की सारी अटेंशन जो है अपनी, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पे रखनी चाहिए, ना कि तबलीग करने पे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स जब रिटायर होते हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो है उनको आप देखेंगे कि उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी होगी और वो जी भाषण दे रहे होंगे रिलीजन के ऊपर। अब इतना ही अगर रिलीजन रिलीजन करना है तो यकीनन इन लोगों को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। और वैसे भी ये एक काफ़िरों का खेल है, मुसलमानों ने तो इजाद किया नहीं है, तो फिर किस लिए खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम अब्दुल रज़्ज़ाक की वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। ये थे अब्दुल रज़्ज़ाक, कह रहे थे इनकी ज़ुबान फिसल गई। अच्छा, ये ज़ुबान फिसल गई वाला भी मुझे कुछ अजीब ही लगती है बात। यानी ज़ुबान फिसल गई तो ऐश्वर्या राय का ही नाम क्यों आया आपकी ज़ुबान पे? आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ का नाम भी ले सकते थे, अपनी मौसी, अपनी जो कहना चाहिए बुआ का नाम भी ले सकते थे, यानी कि खाला फूफी का नाम भी ले सकते थे, अपने ख़ानदान की किसी खातून का नाम ले सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उसके बजाय आपकी ज़ुबान फिसल गई। यानी इतना बड़ा आदमी जो क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट से बाहर भी हो चुका है सब कुछ, और उसके बाद वो इस किस्म की बातें कर रहा है कि जी मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। मुझे समझ में नहीं आती इस किस्म की बातें। और यही ज़ुबान अगर फिसलनी ही थी तो फिर अपने ख़ानदान की किसी खातून का नाम ले लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ज़ाहिर है ये ज़ुबान नहीं फिसली थी। उन्होंने जानबूझ के ये बात की थी, सोच समझ कर ये बात की थी। और उसके बाद जो उनके साथ बैठे थे वो उनको बहुत एप्रिशिएट कर रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे, वाह-वाह कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कहा ये गया कि जी शाहिद खान आफरीदी ने इनको कोई शर्म दिलाई और कहा कि जी आप माफ़ी माँगे। और हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं है, समझ लीजिए कि इन्होंने वाक़ई में माफ़ी माँगी है और ये वाक़ई में शर्मिंदा है, और ना ही शाहिद खान आफरीदी। अगर शाहिद खान आफरीदी ने यही करना था तो जिस वक़्त ये बात कर रहे थे उसी वक़्त उनको रोकते, टोकते, वहीं शो के अंदर बात करते और इनको शर्म दिलाते कि ये क्या कुछ बोल चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, शाहिद खान आफरीदी भी वहाँ एन्जॉय कर रहे थे, शाहिद खान आफरीदी एप्रिशिएट कर रहे थे, शाहिद खान आफरीदी हँस रहे थे। लेकिन बाद में जाके इन्होंने सोचा होगा
भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत की क्रिकेट टीम जो है वहां पर ये खेलने के लिए भारत में पहुंचे ये सब लोग, और आगे भी इन्हें भारत के साथ डील करना है, भारत के साथ इन्हें जो है वो खेल में हिस्सा लेना है। तो फिर इसलिए इन्होंने यही सोचा कि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, और इसलिए इन्होंने जाकर माफी मांग ली और ये वीडियो रिलीज कर दी। बात सारी ये कि वीडियो रिलीज करने से या इस किस्म की वीडियो माफी की बनाने से फर्क कोई नहीं पड़ता है। असल बात ये है कि इनकी ज़हनियत वही है, ये सोच वही है, और ये सोच बदलती हुई दिखाई नहीं देती। फिलहाल तो दिखाई नहीं देती, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ये माफी कोई दिल से मांगी है या ये वाकई में शर्मिंदा है। हरगिज ये शर्मिंदा नहीं है और ये अपनी बात पे डटे हुए हैं। हो सकता है कैमरे के आगे इन्होंने बात कर ली हो, लेकिन बाद में अलग से तो ये हंसी हंस बोल ही रहे होंगे और यही कह रहे होंगे कि इन्होंने एकदम सही किया। और अगर ऐसा नहीं था तो शाहिद खान आफरीदी जिस वक्त बैठे थे, ये शो चल रहा था, उस वक्त ही इनको रोकना चाहिए था। बहरहाल जो फैसला है वो ऑडियंस का होता है और ऑडियंस ही सही फैसला करेगी कि क्या वाकई में इन्होंने माफी मांगी है या नहीं। बात करेंगे अनवारुल हक काकड़ साहब की। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब की हम बात करेंगे। मार्गला डायलॉग्स एक इस्लामाबाद में आज चल रहे हैं। उसमें पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने खिताब किया। उनकी तकरीर के बाद आए जी अनवारुल हक काकड़। जी हाँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हर वो काम कर रहे हैं जो कोई भी सिलेक्टेड या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करता है, और इस बात को नजरअंदाज करके कि वो सिर्फ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद वो भारत की भी बात कर रहे हैं, भारत के ऊपर भाषण भी दे रहे हैं। और जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना ये भी है कि जी अब एक डोजियर तैयार किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से एक डोजियर तैयार किया गया है, और कहा ये गया है कि जी ये IPRS, जी हाँ, यानी कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, उसने ये पेपर तैयार किए हैं, और कहा ये गया है इसमें इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जी भारत में जो माइनॉरिटीज रहती हैं वो बहुत खतरे में हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, यानी कि मस्जिद हो चाहे चर्च हो या और कोई इबादत गाह हो, किसी भी रिलीजन, हिंदू रिलीजन को छोड़ के बाकी किसी भी रिलीजन के जो माइनॉरिटीज भारत में रहते हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक डोजियर पाकिस्तान की तरफ से तैयार किया गया है, और इसको कहाँ देंगे भला? जी हाँ, इसको यूनाइटेड नेशन में देंगे, UN में जाके ये देंगे। हो सकता है भारत को भी दे दें। तो भारत ने क्या करना है, भारत ने जो है वो उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको फाड़ के साइड पे फेंक देना है। और यही कुछ होगा UN में भी। UN में ये जब ये लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि बेटा ये आपने जो कुछ कहानियां लिखी हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कंट्री का नाम गलत लिख गए। शायद टाइपिंग एरर है या स्पेलिंग एरर है या जल्दबाजी में आपने भारत लिख दिया है बजाय पाकिस्तान के। इसलिए कि जो चीजें वहां बताई गई हैं कि जी इबादत गाहों को तोड़ देते हैं, इबादत गाहों को जला देते हैं, और माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, माइनॉरिटीज परेशान है, माइनॉरिटीज को तकलीफ में रखा हुआ है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीजें जो भाषण लिखा है वो सबका सब पाकिस्तान में होता है। और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को जिस तरह से दबा के रखा जाता है, उनके ऊपर जो जुल्म किए जाते हैं, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी बेटियों को उठा कर ले गए हैं। उनमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, उसमें सिख भी शामिल हैं, उसमें हिंदू कम्युनिटी की बेटियां भी शामिल हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, और उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, और डोजियर बनाए जा रहा है इंडिया के खिलाफ कि जी इंडिया जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। यानी एक तरफ हम इंडिया के हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से वो मान जाए कि हमारे साथ ट्रेड खोल लें, हमारे साथ टर्म्स को बेहतर कर लें, और कुछ नहीं तो हमें थोड़े बहुत हो सकता है उनसे कोई पैसे का फायदा हो जाए। दूसरी तरफ हम इस किस्म की हरकतें करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और बहुत सी हिंदू फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और उनकी विचारों की सिंध में जमीनों के ऊपर जो मुस्लिम वहां पे रहते हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उनको जान का खतरा है, उनको बार बार धमकियां दे रहे हैं, उनकी जमीन उनके हवाले नहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछ फैमिलीज जो हैं वो तो इस्लामाबाद आकर, और जी पार्लियामेंट के आगे तो कभी इस्लामाबाद क्लब के आगे जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे जो है वो बैठकर और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट भी किए हैं। मगर जाहिर है वहां पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कोई क्या कर सकता है, ना आप कोई वहां से गुजरा जर्नलिस्ट उनके पास गया, ना कोई वहां पे कोई मिनिस्टर उनके पास गया उनका दुख सुनने के लिए।
मगर हाँ, भारत की हमें बहुत फिक्र है। भारत में जी मुसलमानों के साथ जो है ना, वो बड़ा जुल्म हो रहा है। भारत में जो है भाई, भारत में जो मुस्लिम रहते हैं वो अपने मसले खुद हल कर लेंगे, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। अगर कभी उनसे पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान आपके लिए आवाज उठाए, तो वो कहते हैं निकलो यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, वहां के मुस्लिम्स को जिस तरह की वीडियोस मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, खड़े होकर गवर्नमेंट को सुना रहे हैं, कभी किसी मिनिस्टर को बोल रहे हैं, कभी किसी बात के ऊपर कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान में एक भी माइनॉरिटी का इंसान, एक भी माइनॉरिटी का आदमी या औरत खड़े होकर रोड के ऊपर गवर्नमेंट को गाली दे सकता है? क्या फौज को कुछ कह सकता है? एजेंसी को कुछ कह सकता है? ऐसा कह के देखे, उसकी 7 नस्लें नजर नहीं आएंगी। ऐसा हाल है पाकिस्तान में। और बात हम करते हैं भारत की। अब हमें ये समझ में नहीं आती कि भाई अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? अपने काम से काम रखो, अपने खुद की कंट्री को तो ठीक कर लें पहले, फिर जाके इधर उधर झांकिएगा। वैसे भी भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, कई बार मैंने कहा है कि इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ उनके मीडिया में देख लीजिए। आपको अगर बहुत दूर ना जाना पड़े, मीडिया में देख लीजिए, उनके मीडिया में हर जगह आपको मुस्लिम्स जो हैं वो एंकर्स दिखाई देंगे, जर्नलिस्ट दिखाई देंगे। पाकिस्तान में कौन दिखाई देता है? एक या दो, वो भी सिख हमने रखे में दिखाने के लिए, वो भी एंकर्स नहीं है। वो भी मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कई बार बेचारे, एक तो कई बार निकाले भी जा चुके हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं कि जी जब नाम खराब होने लग जाता है, ऑलरेडी खराब नाम मजीद खराब होने लग जाता है कि जी माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, तो उनको जल्दी से वापस रख लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की। यानी कि अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, वो डोजियर तैयार करवाया है, और वो डोजियर लेकर वो पहुंचेंगे यूएन में, या फिर ये चले गए होंगे तो इनके बाद वाले पहुंचेंगे यूएन में, और वहां जाके बात करेंगे कि जी भारत में माइनॉरिटीज की हालत बहुत खराब है। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा सस्ता नशा करते हैं ये लोग, जो उतरता ही नहीं है इनके सर के ऊपर से। यकीनन कोई, मुझे लगता है कोई ऐसी कोई भंगशंग पी रहे हैं, या पता नहीं कोई 2 नंबर माल इनको मिल गया है, कोई खालिस बहरहाल इनको नहीं मिल रहा। लेकिन ये जरूर है कि अब दुनिया हंसेगी इनके ऊपर, और ये अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब का ये भी कहना है कि भारत के बारे में उन्होंने एक भाषण और दिया है। भारत के बारे में उनका ये भी कहना है कि जी भारत जो है वो इस खत्ते में, यानी इस रीजन में जो है, वो भारत अदम इस्तेकाम को हवा दे रहा है, तसादुम को। यानी भारत जो है वो इस रीजन में जो है वो झगड़ा चाहता है, और यहाँ पर जो एक तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है साउथ एशिया में, वो सब भारत ने की है। बिल्कुल ठीक है, और भारत जो है बिल्कुल ऐसा कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम जी कर रहे हैं, हम अभी फिलहाल जो है वो एक एक करके हमारे यहाँ के जो अनमोल रतन है उनको उड़ाते जा रहे हैं। जी हाँ, कई जो आपने देखा कि जो आप एक आता है कि जी अननोन गनमैन आया और उड़ाकर चला गया। तो ये सब लोग पाकिस्तान से ही क्यों निकल रहे हैं? ये भारत से क्यों नहीं निकल रहे? भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वहां पे कोई टेररिस्ट हो और हम उनकी लिस्ट जारी कर दें यहाँ से कि जी भारत में जो है वो इतने ज्यादा बड़े बड़े जो है ना यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भारत में रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे इसलिए कि वो भारत में नहीं है, वो सबके सब हमने पाकिस्तान में पाल रखे हैं। लेकिन बात हम बार बार भारत की करेंगे, और जो थोड़ी बहुत कोशिश की जाती है कि जी टर्म्स बेहतर हो, उसमें लाकर हम एकदम से कोई फजूल किस्म की अपनी बात कर देते हैं, और उसी में से एक ये डोजियर है। अब देखते हैं कि वैसे तो खैर पाकिस्तान इससे पहले भी कई डोजियर दे चुका है, और कई बार यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर कश्मीर भी कर चुका है, लेकिन सुनता कोई नहीं है इनकी। अब इनकी कोई नहीं सुन रहा, उसके बावजूद ये हाल है, तो सोचिए कि अगर कोई सुन लेता तो ये क्या करते। बहरहाल पाकिस्तान अपनी जो एक वैल्यू है, अपनी जो एक इज्जत है, वो ऑलरेडी खराब करता चला जा रहा है, और इस बात को संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ते ही चले जा रहे हैं, जिसके ऊपर यकीनन जो पॉलिसी मेकर थे उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह से दुनिया में तनहा करके इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। जी, बात हम करेंगे शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना ये है कि जब वो चिल्ले पे गए थे, यानी जो 40 डेज के चिल्ले पे वो गए थे, और एजेंसीज जो उनको उठा ले गई थी, तो उनको मारने की भी कोशिश की गई। मतलब मारने से, उनकी जान से मारने की नहीं, वैसे ठुकाई लगाने की मेरा मतलब है, कोशिश की गई। और उसके बाद उनका ये कहना है कि क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि ये मरी जाए, तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद एंकर मुनीफ फारूकी के सामने, मुनीफ फारूक के सामने भी उनको जो है वो मारा गया एक बार। अब यानी थप्पड़ छप्पड़ मारा या
ऐसा कुछ। अब मुनीर फारूक साहब का कहना ये है कि मालूम नहीं शेख साहब ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि मुनीर फारूक के बकौल उनके सामने शेख रशीद को किसी ने बिल्कुल भी नहीं हाथ नहीं लगाया और ना ही कोई ठुकाई की है। बहरहाल शेख साहब का ये स्टेटमेंट है और अब देखते हैं कि इस चीज को लेकर वो आगे कैसे बढ़ते हैं। बहरहाल हम ये पिक्चर भी आपको दिखा दें, ये है जी प्रियंका चोपड़ा, और ये लॉस एंजलिस में दिवाली का इन्होंने इवेंट किया था। इवेंट की तो खैर था ही, दिवाली के मतलब घर में अपने दिवाली का इन्होंने क्या बोलना चाहिए यार। हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने जी घर में दिवाली जो है उसका इत्माम किया था और उन्होंने अपने घर में दिवाली इवेंट मनाने की लिए जो सेलिब्रेशंस चल रही थी वो ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन इस पे सब लोगों को एतराज है कि जी ये इन्होंने मेकअप कैसा किया है, तो यकीनन उनकी मर्जी जी, उनका फेस है, उनका मेकअप है, वो जैसे मर्जी करें। लेकिन बहरहाल मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन खैर गुजारा करते हैं, अब क्या करें, प्रियंका की चॉइस ही ऐसी है तो क्या किया जाए। बात हम करेंगे जनरल फैज की। जी हाँ, जनरल फैज हमीद जो कि काफ़ी फेमस है, ये देखे आप कावा पी रहे हैं। जी हाँ, ये जो काबुल गए थे और वहाँ जाके उन्होंने कहा था कि जी बहुत अच्छा हुआ है कि तालिबान की गवर्नमेंट आई है, बड़ी वाह वाह की गई थी। और अब उन्हीं तालिबान की गवर्नमेंट के होते हुए यहाँ से जो अफगान सिटीजन्स को निकाला जा रहा है वो भी सबके सामने है। तो खैर जनरल फैज के ऊपर कई तरह की करप्शन के केसेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं और अब अदालत की तरफ से फैसला आया है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल जी, पहली बार मैं तो खैर ये सुन रही हूँ, हो सकता है कभी पहले भी हुआ हो, लेकिन बहरहाल मैंने तो फर्स्ट टाइम ही सुना है कि किसी रिटायर्ड फौजी जनरल पे जो पैसा खा के गया उसके ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया हो। और यकीनन ये एक अच्छा स्टेप है और यकीनन अगर ये साबित हो जाता है, जो कि साबित होना मुश्किल है क्योंकि इससे पहले आसिम सलीम बाजवा का केस भी हमारे सामने है। काफी दिन उसके ऊपर शोर शराबा मचा रहा कि जी इतने फ्रेंचाइज हैं, उतने फ्रेंचाइज हैं, पिज्जा फ्रेंचाइज की बात कर रही हूँ। और इसी तरह के दूसरे मामले जो कि आसिम सलीम बाजवा के चले थे, जिसमें कि एक लंबी करप्शन केस उसके ऊपर बना था और उन्होंने किया भी है, जो कि सी पैक को जो पैक किया गया उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो आसिम सलीम बाजवा का भी रहा। लेकिन कुछ हो नहीं पाया और आखिर में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको क्लीन चिट दे दी कि जी बिल्कुल ठीक है, ये पैसा आपने बड़ा हक हलाल की मेहनत से कमाया है जी, बड़ा खून पसीना बहाया आपने इस पैसे को कमाने में, और इस तरह से आसिम सलीम बाजवा यहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन अब जी बात आई है जनरल फैज हमीद की। फैज हमीद के ऊपर जो है केसेस बने हैं और अब कहा यह गया है कि जी इनको जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अदालत ने ये फैसला सुनाया है। देखते हैं कि इनके ऊपर भी अदालत कोई फैसला कर पाती है या इनके ऊपर जुर्म साबित कर पाते हैं या नहीं, या ये भी कुछ दिनों के बाद बिल्कुल क्लीन चिट लेकर ये भी रवाना हो जाएंगे कहीं अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में, या हो सकता है दुबई भी जा सकते हैं। खैर, और इसके अलावा जी अदालत ने एक फैसला और भी दिया है आज। पाकिस्तान की अदालत यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने, उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खास तौर पे पुलिस वाले जो होते हैं ना, आईजी साहब, डीआईजी साहब और ये, हाँ जी, इनके साथ साहब नहीं लगेगा। बिल्कुल जी, अदालत ने ये फैसला दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो जब ऑफिस आते हैं या जब वो अदालतों में आते हैं तो उनके साथ बातचीत करते हुए उनके साथ साहब नहीं लगाया जाएगा। बड़ा ही अच्छा होता अगर ये फैसला देने के साथ साथ अगर हमारी अदालतें ये भी कह दें कि जी ये हाफिज सईद साहब और जी ये मसूद अजहर साहब और ये साहब वो साहब जो इस किस्म के टेररिस्ट जो पाल रखे हैं पाकिस्तान ने, अगर उनके साथ भी साहब लगाना बंद कर दिया जाए तो बेहतर होगा। वैसे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे तो बड़े बड़े लोग जाकर जो है टीवी चैनल्स पे और कहाँ कहाँ उनके साथ साहब लगा देते हैं। लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। लेकिन ये भी अच्छा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं और उनका ख्याल है कि उन्हें कोई डरा धमका नहीं सकता, वही सबको डरा धमका सकते हैं और वो चाहे कुछ भी कर ले वो साहब ही कहलाएंगे। तो ऐसा अब नहीं है, उनको अब साहब नहीं कहा जाएगा। लाहौर में एक 14 इयर्स के बच्चे ने जी गाड़ी चला, उसके बाप ने गाड़ी चला दी। जैसे होता है ना कि जी गाड़ी दिला देते हैं बच्चों को, पैसा बहुत होता है, तो जी 14 इयर्स का बच्चा एक है और उसको उसके पेरेंट्स ने गाड़ी लेकर दे दी और उस गाड़ी को उस बच्चे ने जो है बहुत तेज ड्राइव करके दूसरी एक गाड़ी के साथ जो है एक्सीडेंट हुआ है। और उसमें जो दूसरी गाड़ी थी, यानी उस बच्चे की नहीं, यानी कि जिस गाड़ी को उस बच्चे ने टक्कर मारी थी, उसमें 6 लोग सवार थे और वो 6 के 6 लोग जो है वो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई।
बड़ा अफसोस है, वो बच्चा बैठ के बड़े मजे से बहुत कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दे रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है और बात कर रहा है कि जी हाँ जी 110 की स्पीड से मैं जा रहा था और उसके बाद सामने से वो गाड़ी आ गई और मैंने उस गाड़ी को टक्कर मार दी। हाँ जी पेरेंट्स ने मना किया था। जब पूछा कि जी गाड़ी क्यों मिली, हाँ जी, पेरेंट्स ने मना किया था जी, बाबा ने मना किया था कि गाड़ी लेके नहीं जाओ, लेकिन मैं गाड़ी लेके चला गया। उस बच्चे के चेहरे पे ना कोई परेशानी है, ना कोई शर्मिंदगी है, और वो फुटेजेस भी आ रही हैं जिसमें जिस गाड़ी को उसने टक्कर मारी और उसमें से जो यानी जिस गाड़ी के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ और उस गाड़ी में से जो 6 डेड बॉडीज हैं जिसमें बच्चे, औरतें, आदमी सब शामिल हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, प्लीज अपने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां मत दीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो बस उस पैसे को रखिए, उन बच्चों की एजुकेशन पे लगाइए, उनकी तरबियत पे लगाइए, उनको बताइए कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन प्लीज सिर्फ इस वजह से कि आपके पास बहुत पैसा है अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में गाड़ियां मत दीजिए। और वरना आप ना सिर्फ उसकी जान खतरे में डालते हैं बल्कि उसके साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। और इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि बहुत सख्ती के साथ ट्रैफिक पुलिस को और दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट जो इस काम के लिए होते हैं कि किसको लाइसेंस मिलना है या किसको लाइसेंस, वैसे उस बच्चे के पास लाइसेंस नहीं था, मैं ये भी बता दूं, जाहिर है 14 ईयर्स के बच्चे के पास लाइसेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरह के बच्चों को, मगर कहीं भी इस तरह के बच्चों को आप गाड़ी चलाता देखें तो उन्हें फौरी तौर पे रोकें और उनके खिलाफ कंप्लेन करें। गाड़ी का नंबर दें, पुलिस को गाड़ी का नंबर बताइए और बताइए कि जी इसमें एक छोटा बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था। ये चीज हमें रोकनी होगी ताकि हम आने वाले दिनों में जो है इन बच्चों की भी जान बचा सके और इन बच्चों के हाथों किसी और का नुकसान ना हो जाए, इस बात से भी बच सके। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।